हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 में जो कल हम एल्गी पढ़ रहे थे उसका नाम था ओडोगोनी, जिसमें हमने उसका अकोरेंस, थैलेसिस, स्ट्रक्चर एंड फिजिकल एंड ग्रोथ एंड सेल डिवीज़न पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन के बारे में कल के लेक्चर में इतना डिस्कस हो चुका था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जो फ्रेगमेंटेशन और काइनेटिक्स द्वारा होता है। आज पढ़ते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओडोगोनियम के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर द्वारा होता है, जिसका निर्माण जूस्पोर एंजाइम में होता है। होल्ड फास्ट तथा एपिकल सेल को छोड़कर कोई भी कैप युक्त सेल स्पोर एंजाइम के रूप में कार्य कर सकती है। मतलब जूस्पोर द्वारा हो रहा है और जूस्पोर का निर्माण जूस्पोर एंजाइम में होगा, और इस जूस्पोर एंजाइम का जो कार्य करती है वो कोई भी ऐसी सेल जिसमें कैप प्रेजेंट हो कर सकती है, यानी कोई भी कैप युक्त सेल जूस्पोर एंजाइम के रूप में कार्य कर सकती है। एक स्पोर एंजाइम में केवल एक ही स्पोर का निर्माण होता है। स्पोर का निर्माण करने के समय स्पोर एंजाइम का प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल को छोड़कर गोल या अंडाकार हो जाता है। इसके एक सिरे पर एक हाईलाइन एरिया होता है। हाईलाइन एरिया से मतलब कांचाभ क्षेत्र, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, हाईलाइन बोलेंगे उसके लिए, हाईलाइन एरिया होता है, जिसकी परिधि पर बेसल ग्रेन्यूल या बिलीफेरोप्लास्ट की एक लाइन होती है, एक पंक्ति होती है। एक्चुअल में बिलीफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल क्या होते हैं? फ्लैजिला के बेस पर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर होते हैं जो आपस में एक स्ट्रैंड द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक में से एक फ्लैजिलम उत्पन्न होता है। इस प्रकार एक हाईलाइन एरिया के आधार पर फ्लैजिला का चक्र होता है। हाईलाइन एरिया के आधार पर फ्लैजिला का एक चक्र होता है। तो ये तो हुआ किस प्रकार स्पोर का निर्माण हुआ। अब स्पोर के हम लिबरेशन की बात करें, स्पोर कैसे लिबरेट हो रहा है। स्पोर के मेच्योर होने पर स्पोर एंजाइम की वॉल टूट जाती तथा स्पोर फ्री हो जाता है। स्पोर के मेच्योर होने पर स्पोर एंजाइम की जो मतलब लिबरेशन के लिए स्पोर एंजाइम की जो वॉल है उसका टूटना आवश्यक है। स्पोर एंजाइम की वॉल टूटने से स्पोर फ्री होता है। फिर इसका जर्मिनेशन की बात आती है। अनुकूल परिस्थिति आने पर यह अपने अग्र नुकीले भाग द्वारा किसी आधार पर चिपक जाता है, अटैच हो जाता है। इसके फ्लैजिला नष्ट हो जाते हैं और ये लंबाई में वृद्धि करता है, इलोंगेट होता है। दीर्घित होना कहलाता है, इलोंगेट करना, इलोंगेट होता है तथा डिवाइड होकर एक होल्ड फास्ट एक एपिकल सेल बनाता है। और जो एपिकल सेल है वो डिवाइड होकर, होल्ड फास्ट में कोई डिवीजन नहीं होगा, जो एपिकल सेल है वो डिवाइड होकर नए फिलामेंट का निर्माण करती है। यदि हम एक जूस्पोर के स्ट्रक्चर की बात करें, जो प्रत्येक जूस्पोर होगा वो एक मल्टीफ्लैजिलेट यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें कि किस प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर निर्माण होता है, जूस्पोर का, तो इस प्रकार से देखें। जैसे ये फिलामेंट है, इस फिलामेंट की कोई भी कैप वाली सेल एक जूस्पोर एंजाइम की तरह बिहेव करेगी। ये जूस्पोर एंजाइम बिहेव कर रही है और इसका टोटल जो प्रोटोप्लाज्म है एक जूस्पोर में कन्वर्ट होने जा रहा है। इस प्रकार से इस मुड़ जाती है, सेल के बीच का जो कैप है वो हट जाएंगी सेल, और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है जो जूस्पोर की फॉर्मेशन कर रहा है वो ऐसे बाहर निकलने की इमर्जिंग जूस्पोर की कंडीशन में होगा। और एक वेसिकल, ये सबसे बाहरी जो लेयर है वेसिकल के में ये जूस्पोर फ्री हो जाएगा। जूस्पोर एक देखिएगा नाशपाती के आकार का स्ट्रक्चर है, मल्टीफ्लैजिलेट है। उसके जो ये हाईलाइन एरिया इस पर फ्लैजिला का एक चक्र है, बिलीफेरोप्लास्ट आपस में जुड़े हुए हैं एक स्ट्रैंड द्वारा। ये वेसिकल के गलने के बाद, ये जूस्पोर एंजाइम के गलने के बाद ये फ्री हो गया जूस्पोर। ये जूस्पोर है, फ्री हो गया। फ्री होने के बाद इसके फ्लैजिला नष्ट हुए, डिफ्लैजिलेट हुआ, जर्मिनेट किया, और जर्मिनेट करने के बाद इसकी दो सेल इसमें बनती है, एक एपिकल सेल बनती है, एक बेसल सेल। बेसल सेल से होल्ड फास्ट बनता है, एपिकल सेल डिवाइड होकर फिर से नए फिलामेंट का निर्माण। इस प्रकार
ये एसेक्सुअल चक्र चलता है, ये एसेक्सुअल साइकिल चलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस प्रकार से होता है। तो ये हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे, हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, अब पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल ओडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है, एक जानकारी इन्वॉल्व, मतलब जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो सेक्स ऑर्गन है वो हमें देखना होता है। क्योंकि जो ओडोगोनियम में सेक्स ऑर्गन की जो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर दो प्रकार की स्पीशीज पाए जाते हैं, एक एकेनेंडस होती है और एक नेनेंडस स्पीशीज होती है। ओडोगोनियम में एडवांस ओकेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और यदि हम सेक्स ऑर्गन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ओडोगोनियम की स्पीशीज को निम्न दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है मैकरेंडस स्पीशीज। मैकरेंडस स्पीशीज से मतलब होता है वह स्पीशीज जिनमें एंथ्रीडियम का निर्माण नॉर्मल लंबाई के फिलामेंट पर होता है। पुदीर्घी बोलते हैं इसको, हिंदी बोलते हैं पुदीर्घी। पुदीर्घी का मतलब पुधानी मतलब मेल स्ट्रक्चर, एंथ्रीडियम दीर्घी मतलब लंबे फिलामेंट पर, लॉन्ग फिलामेंट पर हो। तो वह स्पीशीज जिसमें एंथ्रीडियम का निर्माण नॉर्मल लंबाई के फिलामेंट पर होता है उसे हम मैकरेंडस स्पीशीज कहते हैं। मैकरेंडस स्पीशीज में एंथ्रीडियम तथा ओगोनियम का निर्माण अलग अलग फिलामेंट पर होता है। यानी कि जो मैकरेंडस की स्पीशीज है वो डायोसियस होती हैं, मेल अलग और फीमेल अलग। मेल पर एंथ्रीडियम का निर्माण और फीमेल पर ओगोनियम का निर्माण। जबकि जो नेनेंडस स्पीशीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेनेंड्रियम और नेनेंडस स्पीशीज क्या होती है? पुबामनी इसको बोलते हैं। बामन का मतलब शॉर्ट डॉट प्लांट। वह जातियां जिनमें एंथ्रीडियम तथा ओगोनियम उत्पन्न करने वाले फिलामेंट में स्पष्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस पाया जाता है। इसमें मेल फिलामेंट का आकार फीमेल फिलामेंट की तुलना में बहुत छोटा होता है। ऐसे मेल फिलामेंट को ड्वार्फ मेल या नेनेंड्रियम कहते हैं और ऐसी जाति नेनेंडस कहलाती हैं। यह स्पीशीज डायोसिस होती है, वहाँ मेल और फीमेल अलग अलग फिलामेंट पर पाए जाते हैं। तो हमें जो एंथ्रीडियम पढ़ना होगा, यानी कि जो एंथ्रीडियम के बेस पे ही तो उसमें अंतर है। इसमें जो हमें एंथ्रीडियम पढ़ना होगा नेनेंडस और मैकरेंडस स्पीशीज में अलग अलग पढ़ना होगा। जैसे हम पढ़ेंगे सबसे पहले एंथ्रीडियम नेनेंडस स्पीशीज। नेनेंडस स्पीशीज में एंथ्रीडियम पढ़ेंगे। नेनेंडस स्पीशीज में एंथ्रीडियम का निर्माण छोटे आकार के विशेष प्रकार के तंतु में होता है जिसे ड्वार्फ मेल कहा जाता है। इसकी मेन बात क्या है? छोटे फिलामेंट पर एंथ्रीडियम का बनना। एंथ्रीडियम होगा छोटे फिलामेंट पर, ड्वार्फ मेल बनेगी। और जो ड्वार्फ मेल है उस ड्वार्फ मेल का निर्माण जो होगा, ड्वार्फ मेल का निर्माण एक विशेष प्रकार के स्पोर द्वारा होता है। जिस स्पोर को, उस स्पोर का नाम दिया गया एंड्रोस्पोर, को एंड्रोस्पोर कहते हैं। यह स्पोर एंड्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं। ओडोगोनियम की वह स्पीशीज जिसमें एंड्रोस्पोर उसी फिलामेंट पर बने जहां पहले ओगोनियम प्रेजेंट हो, जिसमें ओगोनियम पहले से ही प्रेजेंट होने की उसी फिलामेंट पर एंडोस्पोर भी बन रहा है, ओगोनियम भी है, तो ऐसी कंडीशन को हम गाइनेंड्रोस्पोरस कहते हैं। और जो उस गाइनेंड्रोस्पोरस कंडीशन उसमें जो बनने वाला स्पोर है वो गाइंड्रोस्पोर बोलेंगे, उसको एंडोस्पोर ना बोलकर गाइंड्रोस्पोर। एंडोस्पोर का बोलेंगे जब केवल एंथ्रीडियम ही प्रेजेंट हो। तथा जिन स्पीशीज में एंड्रोस्पोर व ओगोनियम अलग अलग प्लांट में बनते हैं उस कंडीशन को आइडियो एंड्रोस्पोरस कहा जाता है। ये तो हो गया कि किस प्रकार ड्वार्फ मेल का निर्माण हुआ। ड्वार्फ मेल बना एंड्रोस्पोर से, एंड्रोस्पोर बना एंड्रोस्पोरेंजियम से, और एंड्रोस्पोरेंजियम बना एक नॉर्मल लंबाई के फिलामेंट पर एंड्रोस्पोरेंजियम का निर्माण बनता है। एंड्रोस्पोरेंजियम मतलब एक ऐसा नॉर्मल लंबाई का फिलामेंट जो डायरेक्ट एंथ्रीडियम ना बनाकर एंड्रोस्पोर बना रहा है, और एंड्रोस्पोर फिर जाकर जहां उसकी ज़रूरत है वहां जाकर वो मेल
फिलामेंट ड्वार्फ मेल बना रहा है और ड्वार्फ मेल पर एंथ्रीडियम बन रहे हैं और एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजोइड बन रहे हैं। तो अब इसके बाद ये एंडोस्पोर मुक्त होगा, एंडोस्पोर मुक्त होकर जर्मिनेट करेगा और नया ड्वार्फ मेल बनाएगा। एंडोस्पोरियम से मुक्त होने के बाद यह स्पोर फीमेल फिलामेंट में ओगोनियम के ऊपर या उसके पास किसी सेल से चिपक जाता है और वहां पर जर्मिनेट होकर ड्वार्फ मेल बनाता है तथा प्रत्येक एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस डिवाइड होकर एंथीरोजोइड बनाता है। तो ये पूरा जो नेनेंडस स्पीसीज है हमने उसमें देखा किस प्रकार एंडोस्पोर बनेंगे। तो जो नेनेंडस स्पीसीज होती है उसमें एंडोस्पोर से ड्वार्फ मेल का बनना, यदि हम डायग्राम में देखें, डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो ये कंडीशन आती है कि देखिए ये एक ऐसा फिलामेंट जिस पर ओगोनियम भी प्रेजेंट है और नीचे ये एंडोस्पोरेंजिया बने हुए हैं। ये है एंडोस्पोरेंजिया। एंडोस्पोरेंजिया से ऐसे करके एंडोस्पोर बन जाता है। एंडोस्पोरेंजियम के अंदर एंडोस्पोर बने जो वेसिकल में मुक्त होते हैं और मुक्त होने के बाद हम लोग देख रहे हैं जैसे कि ये किसी फीमेल प्लांट के ओगोनियम के ऊपर जर्मिनेट कर रहा है और जर्मिनेट करके इसने बनाया है ड्वार्फ मेल। ये ड्वार्फ मेल बना। ड्वार्फ मेल के अंदर ये छोटे से फिलामेंट के अंदर फिर से एंथ्रीडिया बन जाती हैं। छोटे फिलामेंट पे एंथ्रीडिया का बनना यही ड्वार्फ नेनेंडस स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक है कि छोटे फिलामेंट पर एंथ्रीडिया बने और ये छोटा फिलामेंट ड्वार्फ मेल के जर्मिनेशन के एंडोस्पोर के जर्मिनेशन से बन रहा है। एंडोस्पोर एंडोस्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं। फिर इसके अंदर जो एंथ्रीडिया का निर्माण हुआ, एंथ्रीडिया के अंदर एंथीरोजोइड्स का निर्माण होता है और ये एंथीरोजोइड एंथ्रीडियम में से निकलने के बाद क्योंकि ओगोनियम के पास में ही है, ओगोनियम के अंदर एंटर करेंगे, एग के अंदर प्रवेश करेंगे, एग के अंदर प्रवेश करके एग के न्यूक्लियस से फ्यूज होकर डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार की जो स्टेजेस हैं ओडोकोनियम के, एंडोस्पोर का बनना, एंडोस्पोर से के जर्मिनेशन से ड्वार्फ मेल का बनना, ड्वार्फ मेल के अंदर एंथ्रीडियम का बनना, एंथ्रीडियम ड्वार्फ मेल के अंदर एंथ्रीडियम का बनना, एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजोइड के बनने वाली स्टेप्स के डायग्राम हैं जो इन स्टेप्स को कवर करते हैं।